हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोगों ने जो क्लास 10th में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो राजनीतिक दलों में हमने पिछले वीडियो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हमने चर्चा की थी। अब हम जो है क्षेत्रीय दल की बात करेंगे। क्षेत्रीय दल को हम प्रांतीय दल भी कहते हैं। इन जो क्षेत्रीय दल हैं, इनको भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है, इन्हें क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। हमने आपको बताया था कि कोई दल क्षेत्रीय दल कब बनता है, क्राइटेरिया बताया था मैं पिछले वीडियो में। जब कोई दल विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े हुए मत का 6% हासिल करता है या कम से कम 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराता है, तो उसे इलेक्शन कमीशन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान कर देता है ना। तो ढेर सारे क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश के अंदर, और ये क्षेत्रीय दल किसी न किसी जो है पार्टी के साथ समायोजित हो जाते हैं कभी कभी। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2-4 क्षेत्रीय दलों के नाम आप याद करके रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं: समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिवसेना वगैरह महाराष्ट्र में है, मनसे वगैरह, आम आदमी पार्टी वगैरह दिल्ली वगैरह में। ये सब पार्टियां हैं, छोटी छोटी याद कर लेना। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या हैं। ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आपको जोर देने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दल चूँकि लोकतंत्र के पिलर्स हैं, ये बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि अगर कोई समस्या देश के अंदर आती है तो हम राजनीतिक दल को ही दोष दे देते हैं कि ये अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब समस्या है कि काम जब ठीक ढंग से नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए? इस राजनीतिक दलों को ही हटा देना चाहिए? नहीं। अगर हमने राजनीतिक दल को हटा दिया तो फिर कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी होगी? फिर हमें डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो इससे भी बदतर कंडीशन है। अब चूंकि चुनौतियां मतलब क्या है? समस्याएं, यानी कि ये राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती है। और देखो, चुनौतियों को सही किया जा सकता है। चुनौतियां होती ही इसीलिए हैं कि उनको हम सही कर सकें। चैलेंज है हमारे लिए, इसको हम चाहें तो सही कर देंगे। तो क्या क्या चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों को थोड़ा सा एक सरसरी नज़र हम इस पे डालेंगे। पहली देखो चुनौती क्या है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम पार्टियों के अंदर देखें, पार्टियों के अंदर का मतलब जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या बीएसपी है, ये पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। इनके अंदर ही हमें लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब पार्टियां अपने सदस्य का चुनाव करती हैं, मेंबर्स का चुनाव करती हैं, तो देखने में ऐसा आता है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है और 2-4 लोग मिल करके ही वो निर्णय ले लेते हैं और उस व्यक्ति को रख लेते हैं। लोकतांत्रिक तरीका क्या होना चाहिए कि पार्टियों के सभी सदस्यों से पूछताछ होनी चाहिए, उनका मत जानना चाहिए कि क्या अमुक व्यक्ति को आप रखने के लिए तैयार हैं। अगर मेजॉरिटी कहती है ठीक है तो ठीक है। पार्टियों के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाता है। 2-4 नेता मिल करके ही जो है वो पूरा निर्णय जो है ले लेते हैं बैठकों में। बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, नहीं होती हैं। ये सब देखने में सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी के सदस्यों के मेंबरों की नियमित रूप से एक मीटिंग होनी चाहिए,
फैसला सभी को मिलजुल करके लेना चाहिए। ये डेमोक्रेसी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। डेमोक्रेटिक वे है कि कोई भी निर्णय अगर पार्टी के अंदर हो, कार्यकर्ताओं के अंदर हो, तो सभी को की बात को सुननी है और समान वैल्यू देना है सभी को। ये सबसे बड़ी जो है चुनौती है पार्टी की। दूसरी अगर चुनौती देखें, देखो पार्टी की तो सबसे बड़ी दूसरी चुनौती क्या है? पार्टियों के अंदर वंशवाद की चुनौती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और उनके ऊपर की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। अगर देखा जाए तो पार्टियों के अंदर एक परिवारवाद चलता है, किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, है ना। किसी का एक उदाहरण आप ले लो तो उसमें जो है वो भाई भतीजावाद, वंशवाद, ये सब हायरार्किकल चलता रहता है। भले ही दूसरे और अच्छे नेता हैं उस पार्टी के अंदर, लेकिन अध्यक्ष पद जो है उस परिवार का ही कोई मेंबर या सदस्य होता है, या उनके जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले ही होते हैं, है ना। होना क्या चाहिए? एक लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और मैक्सिमम मेजॉरिटी कहती है कि इस व्यक्ति को बना दिया जाए तो बना देना चाहिए। लेकिन इसमें देखने में आता है कि ऐसा नहीं है। तमाम अनुभवहीन लोग, है ना, वो उसके लीडर बन जाते हैं, पार्टियों के सदस्य बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती दलों में, खास करके जब चुनाव आता है ना, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और अच्छे पैसे वालों के घुसपैठ हो जाती है। और ये करते क्या है कि चूंकि पैसा इनके पास है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं और लगाने के बाद जो है क्या करते हैं, है ना, अपना प्रभुत्व जमाते हैं, अपने लिए, है ना, कानून पास कराते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीतने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद देती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक, लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक की भूमिका बहुत रहती है और ये चिंताजनक विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। चौथी चुनौती, लास्ट चुनौती ये है विकल्पहीनता की स्थिति। सामान्य रूप से जनता के सामने विकल्प ही नहीं होता। 2-3 पार्टियां होती हैं जो बार बार उस मैदान में आती रहती हैं, जनता उसको वोट देती है और उन्हीं की सरकार बनती है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल के बुनियादी मामले एक हैं, लगभग 2 ही दल हैं। भारत में भी यही स्थिति है। 1-2 दल के अलावा तीसरा कोई दल ही नहीं है जिसको हम सरकार बना सकें या वोट दे करके उसको वहाँ तक पहुँचा सकें। तो विकल्पहीनता की सबसे बड़ी चुनौती है? इसका समाधान जरूरी है। देखो, अब प्रश्न ये उठता है कि इन राजनीतिक दलों को सुधारेंगे कैसे हम? चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, सब कुछ हैं, तो हम इन राजनीतिक दलों को कैसे सुधार सकते हैं? कैसे सुधार सकते हैं? कह रहा है कि राजनीतिक दलों को सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। कानून और नियमों के बंधन में बांध करके इनको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। कई बार विधायकों और सांसदों को दल बदल के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, है ना। नियमों कानून से नहीं सुधरने वाले हैं। ये तभी सुधरेंगे, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और आपराधिक प्रवृत्ति प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किए। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा, शपथ पत्र देनी होगी। चुनाव आयोग ने आदेश के जरिए ये भी बताया कि सभी दलों को सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बना दिया। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है।
अभी भी खाना पूर्ति के लिए होता है। इसका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, ये आज तक क्लियर नहीं है। ये कुछ समस्याएं हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दलों को अपने सदस्यों की सूची रखें और अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में स्वतंत्र प्राधिकारी एक पंच बनाए जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं किया गया है। राजनीतिक दल महिलाओं को खास करके एक न्यूनतम अनुपात करीब 1/3 जरूर टिकट दें, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि ऐसी पालन नहीं हो रहा है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद के रूप में होनी चाहिए, पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में होनी चाहिए। चूँकि लोकतंत्रात्मक देश है तो ये होना निश्चित है। लेकिन चुनाव में क्या होता है, अथाह पैसे खर्च होते हैं जिनका कोई वो नहीं है। देखो, इतना कानून बनाने के बाद भी सुधरने वाले नहीं हैं। इनके सुधरने के 2 और तरीके हैं जिसमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का है। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक अगर इसमें स्वतः स्फूर्त से आए, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह, मीडिया के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा और उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर के वो गंभीर होंगे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो पहला था ये कि सुधार का दूसरा तरीका, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना है। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। इसलिए ऐसे लोगों को राजनीति में भेजें जो सुधरने की इच्छा रखता हो और देश को सुधारना चाहता हो। धन्यवाद।